Hello everyone, I hope you all are fit and fine. 3 weeks ago, I had uploaded a video about Food Safety and Standards Authority of India. Just now, I checked their website. They have given new advices on food handling so as to reduce the risk of contracting COVID-19 infection. As we know, it's a novel virus. Every day new theories are coming out. ये वायरस अलग अलग सरफेसेस पर कितनी देर सरवाइव कर सकता है, इस बारे में नई नई बातें सामने आ रही है. So now we all need to be extremely careful in the manner we handle and consume our food. अब ये एडवाइस दी जा रही है कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो अपना एक बैग लेकर जाएं और खरीदारी के बाद घर आकर उसे डिसइंफेक्टेंट के साथ अच्छी तरीके से वॉश करना है. वॉशिंग के लिए प्रेफरेबली गर्म पानी का इस्तेमाल करें. जो फूड पैकेट्स हम खरीद कर लाते हैं उनकी आउटर सरफेस को भी सैनिटाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क के पैकेट को सोप और वाटर से अच्छे से धो लें, उसके बाद ही मिल्क को कंटेनर में खाली करें. आटा, दाल, चावल, बिस्किट्स, चिप्स, इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट वाइप के साथ पोंछ लें, उसके बाद ही स्टोर करें या फिर उनके कंटेंट को किसी साफ कंटेनर में निकाल लें. जिस किचन टॉप या टेबल टॉप पर हम इन फूड पैकेट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बाद में उसे भी सैनिटाइज करना है और लास्ट में अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धोने हैं. खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद हैंड्स वॉश करने हैं. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड्स वॉश करने हैं. हैंड वॉशिंग इज क्रूशियल. खाना उतना ही बनाइए जितनी जरूरत हो, फिर भी अगर खाना बच जाता है तो उसे ढककर हाइजीनिक तरीके से स्टोर करें. रेफ्रिजरेटर में कुक्ड फूड और अनकुक्ड या फिर रॉ फूड को अलग अलग स्टोर करिए. इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड को भी अलग अलग शेल्फ में स्टोर करना है. अब ये ऐसी सावधानियां हैं जो हमें हमेशा ही बरतनी चाहिए, बट अभी जो सिचुएशन है उसमें इनकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है. फूड को लेकर के एक्सपर्ट्स क्या नई नई एडिशनल एडवाइजेस और टिप्स दे रहे हैं, ये जानने के लिए FSSAI की वेबसाइट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट को चेक करते रहिए. एंड हियर लेट मी शेयर वन इंटरेस्टिंग थिंग विद यू. हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि FSSAI का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ढेर सारे वीडियोज हैं. कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, स्पीचेस हैं, काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है. एंड आई फील दीज वीडियोज आर क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस एज फार एज फूड अवेयरनेस इज कंसर्न. सो यू ऑल मे कंसिडर वॉचिंग देम. जहां तक फूड लॉज का सवाल है तो इंडिया में हर तरह के फूड प्रोडक्ट की नेचर, क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है और वो है FSS एक्ट और उसके तहत बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस. PFA एक्ट और अलग अलग फूड आइटम्स के लिए बनाए गए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल ऑर्डर्स जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रोविजंस के तहत फॉर्मुलेट किए गए थे, वो रिपील हो गए हैं. अब हिंदुस्तान में हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को FSS एक्ट के तहत लाइसेंस लेना है या अपने आप को रजिस्टर करवाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेक यू थ्रू द डेफिनेशन ऑफ फूड बिजनेस. Food business means any undertaking, whether for profit or not, and whether public or private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import, and includes food services, catering services, sale of food or food ingredients. चाहे मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, किसी मंदिर का लंगर हो या फिर कोई चैरिटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल कॉलेज की कैंटीन हो या कैफे हो या फिर ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर्स, ये सब फूड बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होते हैं. फूड बिजनेस जो चला रहा है यानी जो ओनर है वो कहलाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर. किसी भी फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी से लाइसेंस लेना कंपलसरी है. लेकिन जो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन्हें अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करवाना होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना होता है. पेटी FBO का मतलब है वो FBO जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है या जिसकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 kg या 100 लीटर से कम है. कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स और स्लॉटर हाउसेस के लिए अलग से स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है.
बेटी एफबीओ का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जो स्ट्रीट वेंडर या हॉकर होता है, या जो टेम्पररी फूड स्टॉल होल्डर्स होते हैं, या अपने घर से कोई छोटी सी टिफिन सर्विस चला रहा है, या फिर फ्रूट जैम अचार पापड़ बनाने वाली कोई स्मॉल स्केल फैक्ट्री है, ये सब छोटे एफबीओ की कैटेगरी में आते हैं। बड़े एफबीओस को लाइसेंस लेने की जरूरत है। रेगुलेशंस में जो लिस्ट दी गई है उसमें उन बिजनेसेस को इंक्लूड किया गया है जिनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। उनको छोड़कर के बाकी एफबीओस को स्टेट लाइसेंस लेने की जरूरत है। ये कैटेगराइजेशन भी एक्चुअली बिजनेस कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर किया गया है। जो मीडियम स्केल एफबीओज हैं वो स्टेट लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, और जो लार्ज स्केल एफबीओज हैं वो सेंट्रल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। जो एफबीओ एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करता है, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे कि रेलवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट या डिफेंस सेटअप में ऑपरेट करता है, उन्हें भी सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत है। बेसिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लोकल लेवल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, या कोई भी वो ऑफिसर जिसे स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट करता है या नोटिफाई करता है। स्टेट लाइसेंस इशू करने वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो कि एसडीएम लेवल तक का होता है, एंड इसे भी स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर नोटिफाई करता है। सेंट्रल लाइसेंस इशू करने वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एफएसएसएआई के रीजनल ऑफिस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जिसे एफएसएसएआई का सीईओ अपॉइंट करता है। चाहे फ्रेश सर्टिफिकेट लेना हो, या सर्टिफिकेट में मॉडिफिकेशन करना हो, या फिर सर्टिफिकेट को रिन्यू करना हो, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसे नाम दिया गया था FLRS। अब इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एंड नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड फॉस्कॉस। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से रिलेटेड डिटेल प्रोविजंस रेगुलेशंस में दिए गए हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने टाइम में सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ये सब रेगुलेशंस में दिया गया है। अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में एप्लीकेशन को ना तो रिफ्यूज किया जाता है और ना ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर एप्लीकेंट अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाँ, सब्सिक्वेंटली अगर उसके बिजनेस में कोई डिफेक्ट या डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू किया जा सकता है, और अकॉर्डिंगली उसे अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाने होंगे। अगर वो इसमें फेल होता है तो फिर उसके बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है, और फिर भी वो अगर जरूरी कदम नहीं उठा पाता है तो उसको सुनने के बाद उसके बिजनेस को कैंसिल भी किया जा सकता है। सर्टिफिकेट इशू करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एफबीओ से क्वेरीज रेज कर सकती है, एफबीओ के प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकती है। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन और पीरियोडिक सैंपल टेस्टिंग के प्रोविजंस हैं ही, चाहे रजिस्टर्ड एफबीओ हो या लाइसेंस्ड एफबीओ। एफएसएस एक्ट में एफबीओज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और रेगुलेशंस में जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस दी गई हैं वो तो उन्हें फॉलो करनी ही है, ताकि जो भी फूड आइटम वो प्रोवाइड करे वो कंज्यूमर के लिए सेफ हो। लाइसेंस्ड एफबीओ को एडिशनली लाइसेंस की कंडीशंस भी फॉलो करनी होती हैं और अपना पीरियोडिक रिटर्न भी फाइल करना होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते एफएसएसएआई ने कुछ टेम्पररी ऑर्डर्स इश्यू किए हैं। फॉर एग्जांपल एफबीओज के ऑनलाइन इंस्पेक्शन को अलाउ किया गया है और एफबीओज के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं। फूड एस्टैब्लिशमेंट्स में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए सिर पर कैप पहनना और हाथों में ग्लव्स पहनना तो पहले भी कंपलसरी था, अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग भी कंपलसरी किया गया है। एफएसएस एक्ट में ऑफेंसेस की कैटेगरीज दी गई हैं। माइनर ऑफेंसेस में सिर्फ पेनल्टी का प्रोविजन है और मेजर ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है। इस एक्ट के क्रिटिसिज्म में ये कहा जाता है कि पीएफए एक्ट के कंपैरिजन में ये लीनियंट है, इसलिए इफेक्टिव नहीं है, फूड इंडस्ट्री इससे डर नहीं रही है। वहीं इसके फेवर में ये ओपिनियन दिया जाता है कि फूड बिजनेस में एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए लॉ का इम्प्लीमेंटेशन फोर्सफुली करने से बेटर है कि एफबीओज को समझाकर, उन्हें अवेयर बनाकर, उन्हें फूड सेफ्टी में साझेदार किया जाए, उन्हें इनेबल किया जाए और एम्पावर किया जाए, ताकि इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों का फायदा हो। एफएसएस एक्ट क्योंकि फार्मर्स को कवर नहीं करता है, इसके क्रिटिसिज्म में ये ओपिनियन दिया जाता है कि जब ये रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकता है तो फिर फाइनल
फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेगा। वहीं इसके फेवर में ये कहा जाता है कि सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में फार्मर्स पर ये लॉ एप्लीकेबल करके उन पर अननेसेसरी कंट्रोल क्यों किया जाए, उन्हें अननेसेसरी हैरेस क्यों किया जाए। हर ओपिनियन के पीछे अपने वैलिड पॉइंट्स हैं। दीज आर डिबेटेबल इश्यूज। चिंता की बात यह है कि मार्केट में कई फूड आर्टिकल्स सब स्टैंडर्ड भी हैं और अनसेफ भी हैं। जो FBOs FSS एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं या सब स्टैंडर्ड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या अनसेफ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, एडजुडिकेशन का और प्रोसिक्यूशन का क्या प्रोसेस है, आई विल कवर इन ए सेपरेट वीडियो। इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में और भी कई अधिनियम हैं। आई विल कवर देम वन बाय वन इन माय वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम थैंकफुल टू माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दोज हु गिव देयर वैल्यूएबल फीडबैक on this channel. Thanks a lot. Stay alert, stay healthy.